नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मीडियम रन में हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड देयरफॉर आई थिंक हमारी सेल्फ सफिशिएंसी की जो एम है वो 4-5 सालों में आई थिंक वी शुड बी एबल टू मीट दैट। 5 साल के अंदर आपकी थाली तक पूरी दाल पहुंचाने का एक्शन प्लान तैयार। मुख्य आर्थिक सलाहकार की सिफारिश, आत्मनिर्भर होना है तो हटाइए स्टॉक लिमिट और निर्यात से पाबंदी। हफ्ते के आखिरी दिन बिकवाली के बाद भी चढ़े बाजार। सेंसेक्स 186 और निफ्टी 8,800 के करीब। यूपी में भतीजे पर भारी, चाचा अखिलेश के ऑफिस से ट्वीट, शिवपाल को वापस मिलेंगे सभी मंत्रालय, अध्यक्ष पद पर भी बने रहेंगे। रेलवे में किराए के बाद अब खाना भी महंगा। आईआरसीटीसी को मिलेगी ट्रेनों में बाजार भाव पर खाना बेचने की छूट। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। महाराष्ट्र में पेट्रोल, कार, टीवी और फ्रिज के साथ कई जरूरी चीजें महंगी। सरकार ने 1% बढ़ाया वैट। ऑटो सेक्टर में धूम मचाने के बाद आनंद महिंद्रा अब देश को पिलाएंगे जूस। बड़े शहरों में सबोरो लाउंज खोलेगी महिंद्रा एग्रो। बम्पर ऑनलाइन डिस्काउंट और तेज डिलीवरी के साथ मनाइए त्योहार। सेल बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों का स्पेशल प्लान तैयार। इस प्लान पर एक्शन हुआ तो 5 साल के अंदर आपकी थाली तक पूरी दाल पहुंचेगी, वो भी सही दाम पर। साथ ही किसानों को वाजिब कीमत भी मिलेगी। ये प्लान खुद मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने सरकार को सौंपा है। सरकार को सुझाव दिया गया है कि दाल की स्टॉक लिमिट और एक्सपोर्ट से पाबंदी हटनी चाहिए। दरअसल दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस मुद्दे पर सुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाली टीम ने एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। रिपोर्ट में रबी सीजन में चना का न्यूनतम समर्थन वैल्यू 40 रुपए किलो और अरहर उड़द की एमएसपी 60 रुपए प्रति किलो करने का सुझाव दिया गया है। दालों को लेकर देश किस तरह आत्मनिर्भर बनेगा, इस पर सीएनबीसी आवाज के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से एक्सक्लूसिव बातचीत की मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने। इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि पल्स प्रोडक्शन में कब हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। तो इस रिपोर्ट के सारे रिकमेंडेशन को मान लिया जाए कि इसको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर देती है, तो आपके हिसाब से जो उत्पादन है वो सेल्फ सफिशिएंट लेवल पे कब तक पहुंच जाएगा? वो टाइमिंग देना तो मुश्किल है, बट आई थिंक दैट अगर ये अडॉप्ट करें तो मीडियम रन में हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड देयरफॉर आई थिंक हमारी सेल्फ सफिशिएंसी की जो एम है वो 4-5 सालों में आई थिंक वी शुड बी एबल टू मीट दैट। ये रिपोर्ट आइडियलिज्म की तरफ थोड़ा ज्यादा दिखा, प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम दिखा। मिसाल के तौर पर जैसे हाँ मैं बता रहा हूँ क्यों। मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं कि स्टॉक होल्डिंग लिमिट हटा दीजिए, एक्सपोर्ट पे बैन हटा दीजिए, फ्री ट्रेड रखिए ऑलमोस्ट। ये सब चीजें एक आइडियल सिचुएशन के लिए ठीक है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां पे पल्सेस एसेंशियल कमोडिटीज है और पॉलिटिकली भी सेंसिटिव कमोडिटी हो गई है, तो ये करना कितना फिजिबल दिखता है आपको? देखिए ये आपने अच्छी सवाल पूछी, बट मेरे इसके 2 टाइप के रिस्पॉन्सेज हैं। एक जो है कि ये मानना कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसको कम करने के लिए हम जो भी करते हैं, ये बिलीव करना कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे नेगेटिव, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि साफ मतलब एनालिसिस से ये क्लियर होता है कि अगर हम इस साल में प्राइस कम करके रखेंगे फार्मर्स के लिए तो अगले साल आपकी उत्पादन कम होगी। सो ये हम सोचते हैं कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की जो ट्रेड ऑफ है वो ज्यादा ट्रेड ऑफ नहीं है, बिकॉज द ओनली वे टू इवन हेल्प कंज्यूमर्स इज बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट बैन हुआ, इट्स अ वेरी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। आई मीन उसमें भी हम या स्टॉक लिमिट करते हैं, अगर हम मानते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव सही है, मान लीजिए कि हमको प्राइस कम करना है, देर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट विच आर मोर कैलिब्रेटेड। इसका मतलब या एक्सपोर्ट बैन के अलावा मे बी यू पुट एन एक्सपोर्ट टैक्स, स्टॉक लिमिट के इंस्टेड यू से कि मतलब स्टॉक लिमिट्स को हम बैन नहीं करेंगे पर हम उसको बढ़ाएंगे। सो इन दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दैट
जो आपने कहा ये जो पॉलिटिकली इनफीजिबल नहीं है, आइडियल है, दैट आई वुडंट नेसेसरली एग्री विद दैट। हालांकि कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर का यहां मानना है कि सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से दाल की पैदावार नहीं बढ़ेगी। दाल की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को बाजार और अच्छी बारिश की जरूरत है। 15 साल में एमएसपी और उत्पादन में कोई ताल्लुक है ही नहीं, देयर इज नो कोरिलेशन। जिन जिन साल में एमएसपी ज्यादा बढ़ाया था तब एक्चुअली उत्पादन कम हुआ है। तो इस उत्पादन के लिए किसका ताल्लुक है? सबसे बड़ा ताल्लुक है ओपन मार्केट प्राइस, दूसरा है बरसात यानी कि मौसम। तो ये दोनों फैक्टर ही इस मार्केट को चलाते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। दाल के बाद अब बात करते हैं सस्ती दवाइयों की। सरकार ने 10 दवाइयों के दाम कम किए हैं और 8 नई दवाइयों को अपने अधीन किया है। मिर्गी और एंटी कोगुलेंट समेत 10 दवाइयों की कीमत में 4 से लेकर 23% तक की कमी की गई है। दवाइयों की कीमत की रेगुलेटर एनपीपीए के अधीन अभी तक 467 दवाइयां लाई जा चुकी हैं, जबकि लगभग 800 दवाइयों को जल्द से जल्द इसके दायरे में लाया जाना है। सस्ती दाल की उम्मीद और सस्ती दवा की राहत, लेकिन अब बात महंगाई की। रेल किराए में सर्च प्राइसिंग लागू करने के बाद अब सरकार की नजर रेल के खाने को महंगा करने पर है। रेल मंत्रालय एक बार फिर से आईआरसीटीसी के लिए केटरिंग का दायरा बढ़ाने जा रही है। साथ ही हमें एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि आईआरसीटीसी को जरूरत पड़ने पर खाने के दाम बढ़ाने की छूट भी मिलेगी। ट्रेनों में मिलने वाले खाने की क्वालिटी सुधरे या नहीं, लेकिन इसकी कीमत बढ़ाने का इंतजाम जरूर हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेल मंत्रालय ने फैसला किया है कि देश की ज्यादातर ट्रेनों में कैटरिंग का जिम्मा आईआरसीटीसी को दिया जाए। साथ ही आईआरसीटीसी को ये भी अधिकार होगा कि वो महंगाई के हिसाब से ये थाली के दाम को बढ़ा सकेगी। रेलवे के इस प्रस्ताव पर यात्रियों की मिलीजुली राय है। रेट तो रोज ही बढ़ रहा है एंड जो राजधानी शताब्दी में ट्रैवल कर रहा है दे आर आई थिंक वो रेडी है पे करने के लिए, बट खाना अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी गुड। अभी जो चल रहा है इतना रेट चल रहा ठीक चल रहा है, इसे ज्यादा करने तो ठीक नहीं है। वो पैसेंजर पर ज्यादा वजन पड़ेगा। केटरिंग अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ फूड शुड बी गुड। अगर वो अच्छा होगा तो डेफिनेटली कस्टमर पे करेगा उसके लिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब रेलवे ने यात्रियों की जेब का बोझ बढ़ाने के लिए प्लान तैयार किया हो। बीते 2 सालों में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कैंसिलेशन चार्जेस में भारी बढ़ोतरी, बच्चों के पूरे टिकट के लिए उम्र सीमा में बदलाव और फ्लेक्सी फेयर सिस्टम जैसे कदम उठाए हैं, जिन वजहों से रेलवे की यात्रा महंगी हो गई है। जल्द ही स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म करने की तैयारी की जा रही है। साफ है कि रेलवे ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाने की बजाय सिर्फ वैसे कदम उठा रहा है जिनसे यात्रियों की जेब खाली हो रही है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो अब महंगा खाना मिलेगा आपको रेल में भी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र पर तो महंगाई की नई मार पड़ी है। महाराष्ट्र में पेट्रोल से लेकर दोपहिया वाहन, कार, टीवी जैसे कई सामान महंगे होने वाले हैं। सरकार ने कई चीजों के वैट और बिक्री कर में बढ़ोतरी की है। जहां पेट्रोल पर बिक्री कर 1.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया है, वहीं दोपहिया वाहन, कार, उनके पुर्जे, टीवी, फ्रिज पर वैट 1% बढ़ाकर 13.5% कर दिया गया है और इनके अलावा कई और सामानों पर वैट बढ़ाया गया है। सरकार ने वैट को जीएसटी की दर के करीब लाने के लिए ये कदम उठाया है। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार में आज जोरदार उतार चढ़ाव रहा। ग्लोबल बाजारों के मजबूत संकेतों से बाजार अच्छी बढ़त के साथ आज खुला। कारोबार के दौरान हमने देखा सेंसेक्स 350 और निफ्टी लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा चढ़ गया था। चौतरफा खरीदारी के दम पर निफ्टी 8,850 के करीब तक पहुंच गया था, लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। आखिरी घंटे में हमने देखा कि बैंकिंग और मेटल शेयरों में मुनाफा वसूली से निफ्टी 8,800 के नीचे फिसल गया। आज एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, बैंक शेयरों में हमने खरीदारी देखी। वहीं मेटल और सरकारी बैंक शेयरों में आज हमने बिकवाली का दबाव देखा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 186 पॉइंट और निफ्टी में लगभग 38 पॉइंट की तेजी रही।
आज सरकारी बैंकों के साथ मीटिंग में वित्त मंत्री ने देश में कर्ज की मांग बढ़ाने और साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने को लेकर चर्चा की है। इस दौरान एनपीए को लेकर एक बार फिर से चिंता जताई गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि एनपीए अभी भी बैंकों की बड़ी सिरदर्द है और ऐसे में उन्होंने उपाय भी सुझाए हैं कि बैंक आखिर कैसे एनपीए की समस्या से उबरे। कर्ज के कारण डूबी कंपनियों के लिए प्रमोटर खोजने में नाकाम बैंकों को वित्त मंत्री ने सलाह दी है कि वो ऐसी कंपनियों को खुद खरीद ले। In some cases, this will have to be done with a greater initiative, and if necessary, for the purposes of coordinating banks, where there are multiple banks involved with a particular debtor, the lead bankers, with the support of the Department of Financial Services, if so necessary, would also do the coordination for that purpose. आगे बढ़ते हैं। यूपी के दिग्गज सियासी परिवार की महाभारत खत्म हो गई है। इस दंगल में आखिरकार चाचा भतीजे पर भारी पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने अपने चाचा शिवपाल यादव के सभी विभाग को लौटाने का फैसला किया है। इस बारे में सीएम ऑफिस ने ट्वीट भी किया है। शिवपाल ही यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे और इतना ही नहीं, गायत्री प्रसाद प्रजापति की भी अखिलेश मंत्रालय में वापसी होगी। इस बारे में भी यूपी सीएम ऑफिस ने ट्वीट कर दिया है। हालांकि टिकट बंटवारे में अखिलेश की चलेगी। माना जा रहा है कि मुलायम सिंह के दखल के बाद पूरा मामला सुलझा लिया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा ने सीएम दफ्तर के इस ट्वीट से पहले ही सीएनबीसी आवास अड्डा में खासकर ये माना था कि मुलायम परिवार के झगड़े में जीत शिवपाल यादव की ही हुई है। अगर मगर नहीं, बिल्कुल साफ है। आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से अध्यक्ष पद ले लिया गया है। अब शिवपाल सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष हैं और मिस्टर प्रजापति जो हैं, गायत्री प्रजापति, उनको फिर से बहाली की जाएगी। मंत्रालय भले बदल दिया जाए और अखिलेश यादव को शायद थोड़ा दखल दिया जाएगा जब चुनाव होंगे तो टिकट बंटवारे में, और शिवपाल सिंह यादव के जितने मंत्रालय वापस लिए गए थे वो सब फिर से बहाली की जाएगी। हाँ या ना? फिलहाल ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल 100%। यूपी में पार्टी का अध्यक्ष पद पर बने रहने और सभी मंत्रालय वापस होने की खबरों के बीच शिवपाल यादव ने कहा है कि अब कोई मतभेद नहीं है। शिवपाल ने यह भी कहा है कि 2017 में जीत हुई तो अखिलेश ही फिर से सीएम बनेंगे। सब ठीक ठाक हो गया है, पूरा परिवार एक है, पूरी पार्टी एक है और अब कोई ऐसा मामला नहीं है। सबको नेताजी के आदेश का पालन करना है। देखिए 2000 हम लोग तो सब लोग चाहते हैं सरकार बने, प्रचंड बहुमत की सरकार बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इसके पहले अखिलेश यादव ने इंडिया टीवी के कार्यक्रम में कहा कि परिवार के बीच भारी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझसे जिस वक्त मिले थे 8:30 बजे और इस्तीफा दिया उन्होंने रात में। इस दौरान व्हाट्सएप किसका आया होगा, फोन पे किससे बात हुई होगी। ये जो बीच का आदमी है, मैं आपसे इस कार्यक्रम में आने से पहले मैं नेताजी से मिलता हुआ आया हूं। मैं जानता हूं कि आप सवाल करेंगे, मुझे पूछेंगे मुझसे, इसलिए मैं नेताजी को बता के आया हूं कि आप और हम मिलके अगर कोई बीच में आएगा उसको बाहर निकाल देंगे। और यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद क्या शहाबुद्दीन फिर से जेल जाएंगे, पूरी खबर आपको देंगे इस ब्रेक के बाद। चौक चौराहों पर जूस की दुकान सेहत में लोगों की दिलचस्पी का एक सबूत है और अब इसी आइडिया को ऑटोमोबाइल सेक्टर का बड़ा नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा नए कॉन्सेप्ट में ढालकर लाया है। क्या है ये कॉन्सेप्ट, बता रही है हमारी संवाददाता निधि राय। स्कॉर्पियो और एक्सयूवी जैसी गाड़ियां बनाने वाले उद्योगपति आनंद महिंद्रा अब देश को जूस पिलाएंगे। जी हां, महिंद्रा एंड महिंद्रा की 100% सब्सिडरी MASL सबोरो लाउंज नाम से रिटेल चेन खोल रही है, जिसमें आपको मिलेंगे फार्म फ्रेश इंग्रेडिएंट से तैयार जूस, स्मूदीज, सलाद और रिफ्रेशमेंट्स। अब इतना बड़ा नाम पीछे है तो सबोरो लाउंज का अंदाज भी खास है। हम ऐसा स्टोर बनाए जिसके अंदर कस्टमर्स को हेल्दी प्रोडक्ट्स मिले, जैसे कि हमारे कोल्ड प्रेस जूसेस हैं, इनके बहुत फायदे हैं। सबसे खास बात यह है हमारे सबोरो लाउंज की कि इसके अंदर कोई
शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हम नहीं डालते हैं। तो जो कस्टमर्स को एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीने का इंटरेस्ट है, तो सबोरो लाउंज इज वन प्लेस वेयर दे कैन हैव गुड हेल्दी एक्सपीरियंस। सबोरो लाउंज को आप चाहें तो जूस की दुकान कह सकते हैं, लेकिन जब महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम जुड़ा है तो साफ है कि ये गहरी सोच और लंबी रणनीति का हिस्सा है। कंपनी सबोरो लाउंज के 40 स्टोर्स खोलने की तैयारी में है। एक्सपांड करेंगे बाकी सिटीज के अंदर। हम जो सोच रहे हैं कि पहले जो बड़ी सिटीज हैं, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, वहाँ पे स्टार्ट करेंगे और फिर टियर 1 सिटीज हैं वहाँ भी करेंगे। और अभी हम इंदौर में भी लॉन्च कर रहे हैं इस साल, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक टियर 1 सिटी का भी एक्सपोजर हो। सबोरो लाउंज का टारगेट वैसे युवा प्रोफेशनल्स हैं जो अच्छा कमाते हैं और अच्छी सेहत चाहते हैं। फार्म फ्रेश इंग्रेडिएंट से बने हुए प्रोडक्ट्स, लाउंज का माहौल और महिंद्रा का नाम, ये सब ग्राहकों को कितना आकर्षित करता है, इस बात पर टिका हुआ है महिंद्रा का सबोरो लाउंज का भविष्य। निधि राय, मुंबई। आगे बढ़ते हैं। आज गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 5वें कॉन्वोकेशन में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रिलायंस समूह के चेयरमैन और यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मुकेश अंबानी ने छात्रों को उपाधि दी। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने छात्रों से कहा कि अगले 20 साल में टेक्नोलॉजी दुनिया बदलने वाली है, इसीलिए आप आगे बढ़ें और कमान लें। In the next 20 years, technology, particularly digitization of the world, is enabling us to solve many problems that were unresolved earlier. I strongly believe that humanity will see more progress in the next 20 years than it has in the last 200, and that is an opportunity for each and every one of you. The world is waiting for you. Step out and take the plunge. फेस्टिवल पर आप बेझिझक ऑनलाइन शॉपिंग करें और खरीदा हुआ सामान सही वक्त पर आप तक पहुंच सके, इसलिए ई कॉमर्स कंपनियां अभी से तैयारी करने के लिए जुट गई हैं। और आपको बता दें कि फेस्टिवल सीजन के लिए कंपनियों की तैयारी क्या है, बता रही है हमारी संवाददाता ईशा शर्मा। अक्टूबर से शुरू हो रहे फेस्टिव सीजन सेल के दौरान फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील के बीच कड़ा कंपटीशन रहेगा। सिर्फ ऑफर्स और डिस्काउंट्स ही नहीं, तैयारियों में भी ये तीनों कंपनियां एक दूसरे से आगे निकलने की और कस्टमर अटेंशन पाने की पूरी तैयारियां कर रही हैं। फ्लिपकार्ट की ग्रेट फेस्टिवल सेल 3 अक्टूबर से शुरू होगी। कंपनी इसके प्रमोशन में 30 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही कंपनी अपनी हिट ₹1 सेल भी वापस लाने जा रही है। उधर अमेजॉन की फेस्टिव सेल 1 से 5 अक्टूबर तक चलेगी। कंपनी अपने सेलर से 30 से 40% कम कमीशन लेगी ताकि ग्राहकों को ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। वहीं स्नैपडील रीब्रांडिंग में 200 करोड़ रुपए खर्च करने के अलावा खास ऑफर्स लाने की भी तैयारी में है। इसके अलावा सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लॉजिस्टिक्स को भी दुरुस्त कर रही है ताकि ग्राहकों को सामान वक्त पर मिल सके। लास्ट ईयर सबसे बड़ा यही था कि उन लोगों ने इतना अपनी प्रमोशन एडवर्टाइजिंग के थ्रू इतना हंगामा किया, उतनी कंज्यूमर डिमांड और कंज्यूमर ट्रैफिक तो जनरेट कर लिया, लेकिन वो लोग अपनी कैपेसिटी जो थी पीछे ऑर्डर्स को फुलफिल करने की, चाहे वो टेक्निकली बात करें ऑनलाइन वेबसाइट पे या पीछे वेयर हाउसेज में या जो लास्ट माइल डिलीवरी है, उन तीनों के ऊपर ही उन लोगों की कहीं ना कहीं शॉर्टकमिंग्स थी। फ्लिपकार्ट ने तेज डिलीवरी के लिए 10,000 लोगों को टेम्पररी नौकरी पर रखा है। इससे लास्ट माइल डिलीवरी में आसानी होगी। सेलर्स के पास स्टॉक रहे, इसके लिए कंपनी अपने सेलर्स को सस्ता कर्ज भी दे रही है। अमेजॉन भी पीछे नहीं है। कंपनी ने 6 फुलफिलमेंट सेंटर्स खोले हैं, जिनमें से 3 दिल्ली एनसीआर में है। इससे सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल, फास्ट डिलीवरी ही नहीं बल्कि डिस्पैच और रिटर्न हैंडलिंग भी एक ही छत के नीचे होगा। आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए अमेजॉन ने लास्ट माइल डिलीवरी के लिए 4 या 5 बड़े एरियाज हैं जहां पे हमने फोकस किया है। सबसे पहले हमने अपने जो डिलीवरी स्टेशंस का जो नेटवर्क है, जो सबसे जहां पे हम लोग कस्टमर के ऑर्डर्स को लेके आते हैं और फिर डिलीवर करते हैं, वो नेटवर्क को हमने एक्सपैंड करके मोर देन 100 डिलीवरी स्टेशंस अक्रॉस द फुल कंट्री। हर साल अक्टूबर से दिसंबर के 3 महीनों में पूरे साल की 30 से 40% बिक्री हो जाती है। यही कारण है कि सभी कंपनियों के साथ साथ ई कॉमर्स कंपनियां भी कमर कस रही हैं। ईशा शर्मा, दिल्ली।
ई कॉमर्स कंपनियां फेस्टिव सीजन के लिए अपनी कमर यहां कस रही हैं, लेकिन हो सकता है कि इस दीपावली आपको पिछले सालों जैसे डिस्काउंट्स ना मिले। ई कॉमर्स कंपनियों के साथ रजिस्टर्ड सेलर्स को भी ये डर है कि इस वजह से उनकी बिक्री में भी कमी आएगी। इस साल दिवाली पर ऑफर्स और डिस्काउंट की भरमार तो लगेगी, लेकिन आपको हो सकता है पिछले साल जितने डिस्काउंट ना मिले। दरअसल ई कॉमर्स गाइडलाइंस के चलते ई कॉमर्स कंपनियां प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं कर सकती ताकि ऑफलाइन रिटेलर्स को किसी तरीके का नुकसान ना हो, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आप और हम जैसे खरीदारों पर। Amazon, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पर जहां पिछले साल आपको 40 से 80% तक की छूट मिल रही थी, इस साल आपको कम डिस्काउंट से ही काम चलाना पड़ेगा। सरकार की नई ई कॉमर्स गाइडलाइंस की वजह से कोई भी मार्केट प्लेस प्रोडक्ट्स पर अपनी तरफ से डिस्काउंट नहीं दे सकता। जो डिस्काउंट ग्राहकों को मिलेगा वो सिर्फ सेलर्स दे सकेंगे। Around 30 to 40% will be the max cap on the discount size, and we are not expecting the sales like previous time, the ₹1 sales or 90% discount or 80% discount. I think that those days is gone. इस साल सेलर्स भी फेस्टिव सेल से ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे। कम डिस्काउंट के अलावा जियो टैगिंग की वजह से भी उन्हें बिक्री सुस्त रहने की आशंका है। जियो टैगिंग से सेलर्स सिर्फ अपने आसपास के ग्राहकों को ही सामान बेच सकते हैं। लास्ट ईयर कंपैरिजन में सेलर थ्रिल्ड इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि सेलर का रेवेन्यू 30 to 40% डिप हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ जियो टैगिंग एंड DIPP रूल। ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जिसने एक सेलर के रेवेन्यू को या उसके वॉल्यूम्स को 30 to 40% पुल डाउन कर दिया है, नीचे ले आया उनके रेवेन्यूज को। अप्रैल में ई कॉमर्स गाइडलाइंस लागू हुई हैं और उसके बाद से ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री में 10% की गिरावट देखी गई है। अब सेलर्स का मानना है कि फेस्टिव सीजन में उनकी बिक्री पिछले साल के मुकाबले 30% तक कम हो सकती है। ईशा शर्मा, दिल्ली। तो डिस्काउंट में कमी आ सकती है इस फेस्टिव सीजन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। 11 साल बाद जेल से रिहा हुए आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शहाबुद्दीन की जमानत को चुनौती देने वाली 2 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। एक याचिका बिहार सरकार जबकि दूसरी चंद्रबाबू की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दाखिल की है। दोनों ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगी। और आवाज एट 9 में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।